हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कहानी लाल पान की बेगम को, जिसकी लेखिका फणीश्वर नाथ रेणु है। यह ग्रामीण परिवेश की कहानी है, तो इसमें ग्रामीण बोलचाल भाषा का प्रयोग हुआ है। लाल पान की बेगम कहानी में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि बिरजू की माँ को मखनी बुआ के टोकने पर कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, पर कहानी के चरित्रों के बीच यानी कैरेक्टर्स जो कहानी के हैं उनके बीच क्या क्या संवाद हुआ, यानी क्या क्या बातचीत हुई। अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। चंपिया भी आ चुकी है, जो कि सहुआइन की दुकान पे गई हुई थी छोबा गुड़ लाने के लिए, तो वो भी गुड़ लेकर के आ चुकी है। बिरजू जो कढ़ाई लेने गया था वो भी आ चुका है, क्योंकि क्या करना है, मीठी रोटी बनानी है, सभी को नाच देखने भी जाना है, उसी की तैयारी चल रही है। तो बिरजू कढ़ाई लेकर आता है और कहता है कि देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। यानी कढ़ाई को उल्टा करके वो अपने माथे पे ढक लेता है और कहता है कि यह है मिलिट्री टोपी, 10 लाठी मारने पे भी कुछ नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से, यानी कि वो मुस्कुराती नहीं है ऐसा बिरजू के कहने पे भी, तो बिरजू समझ जाता है मैया यानी जो उसकी माँ है उसका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है पूरे तौर से, यानी कि पूरी तरह से नहीं उतरा है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। मड़ैया यानी जो उसका घर है उसी को कहा गया है। बागड़ जो उसका बकरा है उसको भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई यानी बोली, कल पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे। राकस तुझे यानी जो ग्रामीण बोलचाल की जो भाषा है, राक्षस न कह के वो बोल रही है राकस तुझे। किसको? बागड़ को कहती है कि तुझे कसाई के हवाले कर दूंगी, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। जो बागड़ के गले में क्या लगी हुई है? घंटी। तो उसे कहती है कि खोल दे। टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। क्यों नहीं सुहाता? क्योंकि बिरजू की माँ क्या है, अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई, क्योंकि सभी को कहाँ जाना है? नाच देखने के लिए। तो बेचारा बिरजू को टुनुर टुनुर सुनते ही किसकी याद आई? बैलगाड़ियों की, क्योंकि उन लोगों को किस पर चढ़ के जाना था नाच देखने के लिए? बैलगाड़ी पर। अरे बबुआ, टोली के गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी, तुमने सू, उसके बाद डॉट डॉट है, यानी वो बिरजू कह रहा है कि सब लोग हर एक टोले से लोग नाच देखने जा रहे हैं, तो तुमने सुना? ऐसा वो अपनी बहन को कह रहा है बिरजू, क्योंकि उसको याद आ गया टुनुर टुनुर की आवाज़ से कि बैलगाड़ी की। ऐसी बकबक मत करो। बागड़ के गले में झुनक खोलती हुई चंपिया, यानी कि चंपिया उसे मना करती है, जो उसकी बहन है, कि ऐसा बकबक मत करो, फालतू में बोल रहे हो। और बागड़ जो बकरा था उसके गले से वो टुनुर टुनुर जो घंटी लगी हुई थी उसको खोलती हुई बोली, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज से चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा मन दुख रहा है। ये कौन कह रही है? बिरजू की माँ, कि चूल्हे में पानी डाल दो, क्योंकि मीठी रोटी अब नहीं बनेगी। और बप्पा यानी कि तुम्हारे पिताजी आए तो कहना कि अपने ही उड़न जहाज, यानी वो व्यंग कर रही है कि बैलगाड़ी तो लाया नहीं है अभी तक, तो उड़न जहाज पर चढ़ करके खुद ही नाच देख आए। वो उसे अब शौक नहीं है नाच देखने का, बिरजू की माँ को, इसलिए कोई उसे मत जगाओ, क्योंकि उसका सिर दुख रहा है।
मड़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा। जो बरामदा है मड़ैया का, उस पे बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, यानी कि बहुत धीरे आवाज़ में पूछा, धीरे धीरे पूछा, क्यों दीदिया? दीदिया यानी दीदी अपनी बहन चंपिया से, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठाने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। कथरी यानी कि जो गांव में होता है ओढ़ने के लिए, उसे कहा गया है कथरी। जो कपड़े वगैरह से सिलकर बनाया जाता है, तो वो उसको चुपचाप करके उसे बिठा देती है, बैठने का इशारा करती है कि नहीं तो ये बेकार में माँ से मार खा जाएगा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई, जैसे कि बच्चे बैठते हैं वैसे। जाड़े के समय इस तरह पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। बेचारा को उत्सुकता थी कि हमें नाच देखने जाना है, इसलिए फिर वो बेचारा पूछता है कि हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, यानी गांव में कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग नाच देखने चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं, यानी चंपिया को अब बिल्कुल भरोसा नहीं। सांझ तारा डूब रहा है, यानी शाम का तारा जो है, यानी बहुत शाम हो चुकी है, वो डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे, यानी कि जो उसके पिताजी हैं वे अभी गाड़ी लेकर नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, इन लोगों का जो प्रोग्राम था वो 1 महीने पहले से बन रहा था। तो मैया कहती थी, यानी माँ कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी। जो सूती की साड़ी होती है उस पर कलर बना होता है रंग बिरंगे, तो वो कह रही है कि चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर डॉट डॉट डॉट, यानी सब इस तरह से सज सवर के कोई साड़ी पहनेगी चंपिया, बिरजू पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पे चढ़कर सब नाच देखने जाएंगे। इसीलिए बेचारी चंपिया ऐसा सोच रही है। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया, यानी चंपिया के आंसू आ गए सोच करके। बिरजू का दिल भर आया, बिरजू का भी दिल भर आया, यानी बिरजू भी रोने रोने को हो गया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन को बोला। बेचारा छोटा बच्चा था तो सोचा गांव में ऐसा होता है, लोग कह देते हैं कि इस इमली पे भूत रहता है, इमली के पेड़ पे कोई कहता है कि जिन रहते हैं जो मनोकामना को पूरा करते हैं, तो वो भी इमली पे रहने वाले बाबा को एक बैगन का बोला, यानी जो उसके मन में आया चलो कि एक बैगन दे देंगे, गाछ का सबसे पहला बैगन, यानी कि पहला बैगन जो पौधों में आएगा उसे आप ही को दे देंगे। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जिसे बेचारा बिरजू ने खुद रोपा है, जल्दी गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। ये कौन कह रहा है? बिरजू। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी बिरजू की माँ को। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, यानी किसी बात के लिए पहले से मन में नहीं, ये चीज़ों की बातें नहीं रखनी चाहिए कि एक मंसूबा बांधना चाहिए, यानी कि उसका पूरा मन ही मन में तैयारी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, यानी भगवान उस मेरे मंसूबे को, यानी कि मैंने जो सोचा था उसको भगवान ने तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर को मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय हृदय, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दुनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। यानी कि कह रही है बिरजू की माँ, नींद तो उसे आ नहीं रही है, तो कह रही है कि
मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, यानी कि पूरे मन में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या किया, मंसूबे को तोड़ दिया। और फिर कह रही है कि सारी मनौती तो की थी मैंने, यानी कि जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वो सब तो मैंने किया था, जैसे ज़मीन के लिए किया था। जब इसको सर्वे के समय ज़मीन की बात चल रही थी तो उस समय भी मैंने मनौती की थी, तो ठीक अभी भी मैंने किया, लेकिन महावीर जी का बाकी रह गया। तो कह रही है कि हाय हृदय, मतलब भूल चूक हो गई, मैंने आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाया, इसीलिए अब मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी, यानी कि दुगना करके चढ़ाऊंगी, ऐसा कह रही है बिरजू की माँ। उसे लग रहा कि मनौती वगैरह मैंने जो मांगा था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए महावीर जी की को चढ़ावा नहीं मिला, तो अब मैं दुगना करके चढ़ाऊंगी, लेकिन जो हम लोग का मन में है वो पूरा हो जाए। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतोह की बात चुभती। अब बिरजू की माँ को नींद तो आ नहीं रही है, इसलिए हर एक बात उसे याद आ रही है। भक भक बिजली बत्ती, जो कि वो बोली थी, कौन, जंगी की पुतोह, चोरी चमारी करने वाली और बेटी पुतोह जलेगी नहीं। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोह जलेगी नहीं, वो किसको कह रही है, जंगी की पुतोह को, कि चोरी चमारी करता है तो जलेगी नहीं उसकी बेटी पुतोह। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की, बिरजू के बप्पा ने गांव के भाई खौंकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। यानी 5 बीघा बिरजू के पिताजी ने जमीन क्या हासिल किया, सबको क्या हो गया, जलन हो गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी, यानी बहुत ज़्यादा गांव के लोग जलने लगे। धरती फोड़कर पाट लगा है, यानी बहुत ज़्यादा उपज हुआ है, पाट यानी जूट का। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, जैसे बादल उमड़ते हैं वैसे ही क्या है, उसके जूट के पौधे भी बहुत ज़्यादा उसकी उपज हुई है। तो अलान का फलान, यानी बहुत ज़्यादा। तनी आँखों की धार, भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा, पर तौल का ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। तौल का ओजन यानी तौल का वजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। तो ये ऐसा कौन कह रही है, बिरजू की माँ इस तरह से खुद ही सोच रही है। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। यानी वो बिरजू की माँ जो है वो सोच रही है कि अरे बिरजू के बप्पा ने तो कहा था, यानी पिताजी ने कहा था बिरजू के, कि ज़िंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ गया है, तो थोड़ी क्या करो, मजबूत बनो, और अब ज़मीन को 2-4 बीघा ज़मीन है उसको हासिल करो। तो उस समय तो कोई खासा तक नहीं, यानी किसी ने कोई दिलचस्पी ली ही नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गया। यानी वो कह रही है कि हमें क्या ज़मीन ऐसे ही हासिल हुआ, इसमें पाट लगा है, यानी कि जूट लगा हुआ है, क्योंकि बिरजू के बप्पा ने बहुत कुछ सहा है इसके लिए। बाबू साहब का गुस्सा भी सहा है। बाबू साहब जो जमींदार है उसका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा, यानी बड़ा लड़का जो था वो इस तरह से धमकी देकर गया, तो उसने छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। कौन, बाबू साहेब का छोटा बेटा। किसको पुकारा, बिरजू की माँ को। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी,
मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना सा लड़का जमींदार का बेटा है कि ऐसा वो पड़ी पड़ी सोच रही है बिरजू की माँ कि ऐसे ही ज़मीन बिरजू के पिताजी ने नहीं हासिल किया, बहुत कुछ उसे भी सुनना पड़ा जमींदार का, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो उसके पास था नहीं। तो इस तरह से वो खुद सोच रही है कि अरे ऐसे थोड़े ना हो जाता है, और लोग भी तो कुछ कोई अपना काम किया नहीं, बिरजू के पापा ने काम किया तो आज सारे लोग जल रहे हैं, क्योंकि उस पे खेत पे क्या हो रही है, फसल हो रही है और जूट हो रहा है। तो वो पड़ी पड़ी सोच रही है कि ऐसे थोड़े ना ये सब हासिल हुआ है। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? अब फिर सोचने के बाद फिर वो पूछती है अपनी बेटी से, चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आज। यानी फिर वो अपने दोनों बेटा जो उसका है बिरजू और उसकी जो बेटी है चंपिया, उसे कहती है कि तो तुम दोनों आ जाओ अंदर, भला आदमी आवे तो एक बार आज। मतलब वो अपने पति को कह रही है कि आज आए तो यहाँ। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई, यानी दोनों अंदर चली गई जहाँ पे उसकी माँ है। ढिबरी बुझा दे। ढिबरी जो गांव में लाइट जलाने का होता है उसे कहते हैं ढिबरी। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। अब बिरजू की माँ अपने जो पति है उस पर चिढ़ रही है कि ढिबरी बुझा दे, यानी लाइट बुझा दे। बप्पा यानी पिताजी आए तो जवाब मत देना, और खपच्ची है यानी कि जो उसका गेट टाइप का है वो उसे गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे ज़मीन, रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाएं। मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, अब जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं है, यानी स्थिर नहीं है, तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। वो सोच रही है, अपने पति पे चिढ़ रही है कि इससे ज़मीन हो जाता जब तक मैं नहीं लगती। ये तो खुद कहता था कि मत हो ज़मीन, मजूरी ही कर लेंगे। तो वही खूब समझाई और जवाब देती थी कि ठीक है, अगर जोर ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के। इस तरह से वो अपने पति को ज़मीन लेने के लिए किसी तरह से तैयार की। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। भाग यानी कि उसका जो लक है, भाग्य है, वो खराब है। जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। गोबर गणेश घरवाला यानी बिल्कुल बुद्धू टाइप का। कौन सा शौक मौज दिया है, यानी किसी भी तरह का उसको सुख नहीं दिया। किसको? बिरजू की माँ को। उसके मर्द ने कोल्हू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। कोल्हू की बैल की तरह खटकर यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर, कठिन परिश्रम कर सारी उम्र बिरजू की माँ की कट गई। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने, यानी उसके पति ने कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर उसे दी है। खुद बेचारी सोच रही है ऐसा। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्ठा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद आए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। ये तो सोच रही है कि पाट जो हुआ उसको लेकर के, पैसा उसका जो है उसको लेकर के क्या खरीद के ले आया? बैल।
और उसी दिन से कहने लगा, उसको पैसे तो देखने नहीं दिए बिरजू की माँ को, बैल खरीद लाया और कहने लगा गांव में कि बैलगाड़ी पर नाच देखने जाएगी इस बार बिरजू की माँ। अब क्या दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। तो बैलगाड़ी, उसके पास बैल तो है लेकिन गाड़ी नहीं है। तो यही वो सोच रही है कि गाड़ी तो है नहीं, तो क्या बैल दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, फिर वह अपने पे भी क्रोध कर रही है, सब पे क्रोध करके फिर अपने आप पे भी क्रोध कर रही है। उसकी जीभ में आग लगे, यानी क्या हो, क्यों बोलने गई इस तरह से। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। यानी क्यों उसके मुंह से बैलगाड़ी पर चढ़ करके नाच देखने की इच्छा हुई, भगवान ही जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, बाहरे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। यानी कि उसके पास जो कथरी है, यानी मतलब कि जो ओढ़ने का जो फटा पुराना जो वो कपड़े का बना हुआ है, उसके नीचे किसका सपना देख रहे हैं, दुसाले का, जो अच्छा सा शॉल होता है बना हुआ, कश्मीरी शॉल वगैरह ये सब ऊन का बना होता है, उसके मतलब कह रही है कि कथरी के नीचे, यानी कि जो फटा पुराना जो चिथड़ा से बना हुआ ओढ़ने का है, उसके नीचे क्या चीज़ का सपना देख रहे हैं, ऊन का, दुसाले का, यानी शॉल का सपना देख रहे हैं, ऊन के शॉल का सपना देख रहे हैं। कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएंगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसते हंसते आएगी, हंसते जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ीजार भी 2 बच्चे की माँ होकर जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक धूर ज़मीन भी अपनी इस गांव में है, किसी के पास एक धूर ज़मीन भी इस गांव में, जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी, अगहनी यानी कि फसल का जो सीजन होता है उसको कहा गया है। लोगों की बिख दिठ से बचे तब तो, यानी कि लोग जो बिख दिठ मतलब कि लोगों का जो हाय है, इससे बचे तब तो, क्योंकि किसी के पास एक धूर ज़मीन तो है नहीं, सब उससे जलते हैं, क्योंकि वह नारियल का तेल लगाती है अपने बालों में, उसके पास ज़मीन है। तो इस तरह से वो खुद ही सोच रही है। अब क्या हुआ, बाहर बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया, यानी बाहर बैलों की घंटी बजी, क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ कहा, चुप, यानी बाहर कोई आया, घंटी बजी बैलों की, तो दोनों बच्चे करके बोलने लगे, चंपिया और बिरजू, क्योंकि पूछा गया क्यों री चंपिया। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। तो बिरजू की माँ ने क्या कहा, धीरे से कहा कि चुप, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। यानी कि वो बोलती है कि बैल ही खाली आया या गाड़ी भी है, क्योंकि लग रहा है कि घड़घड़ाती, यानी आवाज़ कर रही है। दोनों ने फिर हुंकार भरी, यानी दोनों बच्चे बोले हाँ, चुप, गाड़ी नहीं है। बिरजू की माँ कहती है कि चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के जा चुपके चुपके। तो कहती है कि गाड़ी नहीं है, तू देख तो गाड़ी है या नहीं। चुपके से धीरे धीरे चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पावों से टट्टी की छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी है। तो वो देख आती है, कहती है कि हाँ गाड़ी है।
बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। बिरजू बेचारा उतना देर से इंतजार कर रहा था, तो वो हड़बड़ा करके उठ बैठा कि अरे वाह, गाड़ी भी आ गई। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत, यानी उसकी माँ बोलती है, क्योंकि वो उसके पिताजी पे भी गुस्सा थी, तो वो बोलती है बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई, यानी चंपिया भी क्या हुई, उस कथरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई, यानी बाहर कोई बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बप्पा ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ आ गए घर, हाँ हाँ आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती है। बैलगाड़ी यानी कौन खोल रहा था? बिरजू के पिताजी। तो वो अपने बैलों को डांटते हैं कि घर आने के लिए तुम लोग बहुत बेचैन थे, यानी कि तुम्हारी छाती फटी जा रही थी। बिरजू की माँ ताड़ गई, यानी कि बिरजू की माँ को समझ में आ गया, जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। यानी बिरजू की माँ जो है वो फिर उसको लगा कि जरूर जो मेरा पति है ये टोली में मलदहिया टोली में जाकर के गांजा पी रहा होगा, क्योंकि आवाज़ इसकी बहुत तेज निकल रही है। चंपिया है, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने, यानी उसके पिताजी ने बाहर से ही, अंदर नहीं गया, बाहर से ही बोला चंपिया है, बैलों को घास दे दे चंपिया है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी, न चिराग न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के पिताजी सोचते हैं कि अरे ना कोई बोल रहा है, न लाइट है यानी कि रोशनी है, न चूल्हे में आग जल रही है, तो नाच देखने जाना था तो क्या उतावली होकर के, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर के, बहुत ज़्यादा वो ये ऐसा नाच देखने की लालसा जो थी उससे इस तरह से वो बैलगाड़ी पर न जाके इन लोग पैदल ही चला गया क्या? ऐसा कौन सोच रहा है? बिरजू के पिताजी। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई, यानी कि उसे खांसी होने लगी, तो उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा, क्योंकि बेचारे को खांसी शुरू हो गई। माँ ने सबको चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन बिरजू को खांसी शुरू हो गई तो वो 5 मिनट तक खांसता रहा। आगे क्या होता है इस कहानी में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।